हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा टेस्ट? हाँ, बता रहे हैं, हम भी बता। तुम्हारा कैसा था? बेकार? छुट्टियां? छुट्टियां बढ़िया थी? माई ट्रिप वॉज गुड, फ्रूटफुल, आपकी दुआएं काम आई। अभी है सब ठीक ठाक। फिर क्या क्या किए छुट्टियों में? सोए खूब? हैं? पार्टी वार्टी करी नहीं करी कुछ? इंडिपेंडेंस डे पे लड्डू खाने गए थे समर्थ? हैं? नहीं, समर्थ में होता है ना इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, वहां मिलते हैं लड्डू। टेस्ट पेपर है किसी के पास? करना चाहते हैं डिस्कस? फिर रहने दो। है? करना है डिस्कस? बताओ कहाँ डाउट है। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 67। इन ए सॉल्यूशन ऑफ स्टेटमेंट 1 है, इन ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स वेपर फेज विल बी रिचर इन कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल। क्या खत्म होने वाली है? बदल दो। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। y ग्रेटर देन। स्टेटमेंट 2, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट। क्या है आरएलबीपी का फॉर्मूला? डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो हैं। जितना ज्यादा सॉल्यूट की क्वांटिटी मिलाते जाएंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 64, find the percentage W by V for sucrose solution having osmotic pressure 380 mm at 25 डिग्री। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला ICRT लिखना है, इसमें ATM में ऑस्मोटिक प्रेशर रखना पड़ता है, तो ये आएगा 760 से डिवाइड पे 0.5। I है सुक्रोज के लिए 1, परसेंटेज को 10x बाय मोलर मास लिख सकते हैं, और R इंटू 25, ये मल्टीप्लाई लगभग 24.4298 R इंटू। ये सॉल्विंग करनी है आपको। तो 171 डिवाइडेड बाय 244, ये होनी चाहिए परसेंटेज। 0.5 0.7 ये वाला जो ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शन तो एक से बड़े हैं, यही आएगा सेकंड वाला। दो जगह यूनिट की गड़बड़ की वजह से कई बच्चों ने मेरे को उस पे ऐप पे भेजा है डाउट। क्वेश्चन नंबर 60, 0101 ही रखना था, बस उसमें ऑप्शन में 380 जानबूझ के पहले ऑप्शन में रख दिया है, क्योंकि 380 आपका आएगा, पर वो वेपर प्रेशर ब्रैकेट में कैसा दिया है पीएस की इक्वेशन में? टॉर में। तो 380 टॉर में आएगा, एटीएम में 0.5 वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 60। किसका? किस खुशी में? ऐसा क्या हुआ है? पीएस की इक्वेशन टॉर में दी हुई है, तो आपका आंसर 380 पहले टॉर में आया, फिर एटीएम में 0.5 लिखना है उसे। और कुछ? रहने दो सर, क्या ही जख्म को रेत के क्या ही होगा। लो भैया, कुछ एक दो जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं मार्क करा दूं। क्वेश्चन नंबर 53, 54,
53, 54, बाकी तो सब आसान ही आसान है। तो आसान ही था पेपर तो यार, तो है। लो भाई लो। केमिकल इक्विलिब्रियम कहां तक हो गया? अगला टेस्ट जल्दी है अब तुम्हारा, है? अभी 3-4 तारीख में ही है, कुछ सितंबर में है, 8 को। हाँ मतलब 3 वीक्स पे ही हो रहा है ना इस बार, गैप पिछले टेस्ट में ज्यादा का आ गया था। बैक पोर्शन भी आया होगा, लिखा हुआ कुछ क्या आ रहा है? काइनेटिक हो गया तुम्हारा तो काम, तो सॉल्यूशन तो, और एक ये तो आने ही है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तो रनिंग चैप्टर है, पूरा सिलेबस ही हो गया तुम्हारा भाई। काइनेटिक्स बैक पोर्शन में आएगा तो रनिंग में तो सॉल्यूशन पूरा आया नहीं था, तो वो तो आएगा ही आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा ही। लो भाई लो। लास्ट हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया था एक्टिव मासेस लिखने के बाद, और 2-3 क्वेश्चंस किए थे। वापस एक थ्योरेटिकल आर्टिकल पे आ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आज ज्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं, अभी हॉलीडे मोड में ही हूं अभी। रिपोर्ट ठीक आते ही मैंने टिकट करा ली थी तुरंत। लहरें लहरें, अभी तो मैं वहीं समुद्र में ही तैर रहा हूं अभी तक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये नेक्स्ट आर्टिकल है। छोटे छोटे 4-5 थ्योरी पॉइंट्स हैं। पहला, ये ग्राफ अपन ने बनाया था, आर फॉरवर्ड आर बैकवर्ड बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम पे, फिर बराबर हो जाते के बाद सीधे सीधे भी चले थे। तो इसका मतलब ये है कि रेट इक्वल टू हुआ है इक्विलिब्रियम पर, बट रेट जीरो नहीं हुआ है, रेट जीरो नहीं हुआ है। कंसंट्रेशन में जब हमने बात ऐसी करी थी कि 654 फिर अटक जाएगा, 012 फिर अटक जाएगा, तो एज एन ऑब्जर्वर जब आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको रीडिंग्स चेंज होते हुए दिख रही होंगी, तो इस जोन में तो क्या फील आता है, कुछ ना कुछ चल रहा है बीकर में, वैल्यूज आर फ्लक्चुएटिंग। जब ऐसी रीडिंग आने लगती है तो क्या लगता है कि कांस्टेंट हो गया, वो तो है, फिर लगता है सर अब कुछ चल ही नहीं रहा, यहां रुक गया है रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलने में क्या आएगा, द रिएक्शन हैज स्टॉप्ड, क्योंकि वैल्यू बदल नहीं रही है, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है, वो लेना देना सेम रेट से हो रहा है, इसलिए आपको चेंज दिखना बंद हो गया है। तो वर्ड यूज किया जाता है द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। जैसे फिजिक्स में आपने कोई टेंशन वगैरह बैलेंस किए, T1 T2 M1G M2G, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, वहां पे बॉडीज रुक गए। तो यहां पे रिएक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, आफ्टर इक्विलिब्रियम भी रिएक्शन चालू है, बट सेम रेट की वजह से वो डिटेक्ट होना बंद हो गया है वो चेंज। लिखिएगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है इक्विलिब्रियम फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। अभी तो कल भी छुट्टी हो सकती है तुम्हारी, वो है 50-50 चांस है, हो सकती है, कुछ पॉलिटिकल रीजन है, कुछ बंद बंद कुछ हो रहा है, प्रपोज्ड है, अभी ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है, मतलब कोचिंग वालों के लिए अभी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया। भगवान करे हो जाए।
तुमने तो कितने टीचर मारे हैं छुट्टी के चक्कर में। कॉन्वेंट स्कूल वाले हैं कोई? कॉन्वेंट स्कूल्स वाले हैं? कम ही है। कॉन्वेंट स्कूल्स में वो जनरली जो होता है ना, डायसिस चलता है क्रिश्चियंस का, एक पूरा जोन जो है, तो उसमें ब्रदर सिस्टर फादर वो वैसे वाले ही होते हैं सारे। तो वहाँ असेंबली होती थी हमारी, जैसे ही उसमें अनाउंसमेंट आया असेंबली के बाद आपकी छुट्टी है बिकॉज फादर एग्नेल डिसूजा हैज पास्ड। अरे मजा बेचारे फादर एग्नेल तो गॉन टू हेवन और आप खुशियां मना रहे हो, अपने तो छुट्टी हो। तो जैसे ही सिस्टर प्रिंसिपल आते थे कुछ अनाउंसमेंट करने, अब की किस कौन से फादर का नंबर लगा है। Equilibrium formed in a chemical reaction is dynamic in nature. Equilibrium formed in a chemical reaction is dynamic in nature. Equilibrium formed in a chemical reaction is dynamic in nature. Bracket में लिख दें. This means reaction does not stop at equilibrium. This means that reaction does not stop at equilibrium. Equilibrium formed in a chemical reaction is dynamic in nature. This means reaction does not stop at equilibrium. Second point लिखें. Equilibrium position can be attained from either direction. Equilibrium position can be attained from either direction. Bracket में reactant side or product side. Equilibrium position can be attained from either direction, bracket में reactant side or product side. इसका मतलब ये है बेसिकली कि मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन R रिवर्सिबल P है, तो ये आपका पर्पस तो R से P बनाना था. यू वर नॉट श्योर कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल थी या नहीं थी. आप R के सपोज 10 मोल्स लेके चले थे, P वो 0, और आपको 987 करते करते वो 0 जाता नहीं दिख रहा, कहीं जाके वो 6 पे कांस्टेंट आने लगा. दिस इज इक्विलिब्रियम फ्रॉम R साइड. अब ऐसा नहीं है कि R से जाने में तो P तक पूरा पूरा पहुंचना पॉसिबल नहीं है, 10 कैन नॉट बिकम 0. लेकिन अगर मैं ये रिएक्शन उल्टा कराऊंगा और P 10 मोल से चालू करूं और R 0 लिया होता, तो मैंने देखा 10 987 P 0 हो गया. अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होनी है तो इरेस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सी तरफ से स्टार्ट करी गई, वो अपोजिट एंड पे पूरा 100% नहीं जा पाएगी, उसमें कहीं ना कहीं बीच में ही इक्विलिब्रियम आएगा. तो इक्विलिब्रियम किसी भी तरफ से लाया जा सकता है, ये कहने का मतलब है इस पॉइंट का. पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट करके लिखें. Catalyst has no effect on equilibrium position. Catalyst has no effect on equilibrium position. Catalyst has no effect on equilibrium position. इसके शुरू में ये स्टेटमेंट से पहले ए असर्शन वाला लिख दीजिए. असर्शन रीजन फॉर्म में अगर ये स्टेटमेंट लिखा आता है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन. और रीजन बिकॉज करके आगे लिख दें. बिकॉज catalyst increases the rate, because catalyst increases the rate of both forward and backward reactions. Catalyst increases the rate of both forward and backward reactions up to the same extent. Up to the same extent.
अगर ये AR फॉर्म में आता है और असर्शन में दिया है कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं है, इज करेक्ट। और उसका सही रीजन ये है कि कैटलिस्ट ने काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था रेट इंक्रीज किया होगा। आपके रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 रेट हो रहे हैं, आर फॉरवर्ड आर बैकवर्ड। कैटलिस्ट बिना किसी पार्शियलिटी के दोनों पे एक ही जैसा इफेक्ट डाल रहा है। अगर उसको रेट ट्वाइस एज फास्ट करना है रिएक्शन को, तो आर फॉरवर्ड भी 2RF हो जाएगा, आर बैकवर्ड भी 2RB हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई फर्क नहीं है। आपको यहां पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो ये है केमिकल इक्विलिब्रियम के किसी भी फॉर्मूले में कहीं टाइम का पैरामीटर पुट नहीं होगा। नोबडी वांट्स टू नो इन दिस चैप्टर कि कितनी देर बाद इक्विलिब्रियम आया है। हम ये जानना चाहते हैं जब भी इक्विलिब्रियम आया है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल कितने थे, प्रेशर कितना था, कंसंट्रेशन कितनी थी, ये सब सॉल्व किया गया है। लाइक काइनेटिक्स जिसके जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले में K बराबर A0 माइनस AT/T टाइम है, फर्स्ट ऑर्डर में K 2.3/T log A0/T टाइम वहां पे आता है। तो वहां आप रिएक्शंस में टाइम सॉल्व करते हैं। यहां इक्विलिब्रियम की कैलकुलेशंस में टाइम इन्वॉल्व नहीं है। अगर अलग से कोई बोलेगा आपके कैटलिस्ट लगाने से इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या फर्क पड़ा, तो आप बोलेंगे टाइम पे फर्क पड़ता है, लेकिन टाइम पे फर्क पड़ने को इक्विलिब्रियम अफेक्टेड नहीं बोलना है। इक्विलिब्रियम जिस जगह आएगा वहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स, कंसंट्रेशन, प्रेशर वो सब सेम एज बिफोर ही आएगा। विद और विदाउट कैटलिस्ट उन आंसर्स में फर्क नहीं आना है। केवल फर्क किस चीज पे पड़ता, अगर इक्विलिब्रियम 10 मिनट बाद आना था तो 5 मिनट 7 मिनट बाद ही आ जाएगा। तो कैटलिस्ट कैन ओनली हेल्प इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर, जल्दी ला सकता है। लेकिन इक्विलिब्रियम के टाइम पे फर्क पड़ा तो फिर इस स्टेटमेंट को गलत नहीं बोल देना है कि सर टाइम पे तो फर्क पड़ रहा था ना, इसलिए हमने क्या बोल दिया, कैटलिस्ट अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम। क्योंकि टाइम पे तो फर्क पड़ गया इसलिए हमने बोल दिया। इस पूरे चैप्टर में टाइम की कैलकुलेशन नहीं कही गई है। इक्विलिब्रियम पोजीशन वर्ड का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन वर्ड का मतलब क्या है, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मोल्स, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर, ये सब। और ये सब विद या विदाउट कैटलिस्ट सेम आंसर ही आएगा। तो अलग से इसमें आप स्टार मार्क बना के नीचे आप लिख दें, कैटलिस्ट ओनली हेल्प्स in reaching the equilibrium faster. Catalyst only helps in reaching the equilibrium faster. इक्विलिब्रियम को अफेक्टेड नहीं बोलना है कैटलिस्ट से। टाइम के बारे में अलग से लिखा आएगा तो कैटलिस्ट टाइम को चेंज करा सकता है। इट विल हेल्प इन रीचिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, measurable properties such as pressure, concentration, density, color, etc. Measurable properties such as pressure, concentration, density, color, etc. remain unchanged at equilibrium. Remain unchanged at equilibrium. क्योंकि इक्विलिब्रियम आने के बाद चीजें कांस्टेंट हो जानी है। उस समय तक आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जितने मोल्स होंगे वो फिक्स हो जाएंगे। मोल्स बाय V से आने वाली मोलैरिटी फिक्स हो जाएगी। उन मोल्स को PV इक्वल टू nRT में रखोगे तो आने वाले प्रेशर फिक्स हो जाएंगे। अगर उनमें से कोई स्पीशीज कलर्ड है तो वो R और P का जो भी मिक्सचर वहां एग्जिस्ट कर रहा है वो कलर का जैसा शेड दिखा रहा होगा विद टाइम उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे N2O4 ट्वाइस NO2 ये एक रिएक्शन है तो ये NO2 गैस जो है रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होती है, N2O4 इज कलरलेस। तो जैसे जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, कलरलेस और रेड का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम जिस जगह आया, अगर N2O4 की 40% चीज बच रही है, 60% NO2 में कन्वर्ट हो गया है, तो उस समय रेडिश ब्राउन का जैसा शेड आ रहा होगा अब वो टाइम के साथ फर्दर चेंज नहीं होगा क्योंकि वो कॉम्बिनेशन परसेंटेज में फर्दर चेंज नहीं होना है। स्टार्टिंग से इक्विलिब्रियम आने तक आपको शेड वेरिएशन दिखेगा क्योंकि स्टार्टिंग में आपने अगर प्योर कलरलेस चीज ली है तो धीरे धीरे वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स का कंपोनेंट बढ़ा होगा। बट एक बार इक्विलिब्रियम आने के बाद फिर
फर्दर कोई चेंजेस नहीं होंगे। लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम corresponds to equilibrium corresponds to condition of equilibrium corresponds to condition of maximum stability and minimum energy. Equilibrium corresponds to condition of maximum stability and minimum energy for the system. जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स मिला के जिस चीज को हम सिस्टम कह रहे हैं उस समय पे वो मोस्ट स्टेबल कंडीशन माना जाएगा, एनर्जी वाइज मिनिमम वाला माना जाएगा। इक्विलिब्रियम कॉरेस्पॉन्ड्स टू कंडीशन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी फॉर द सिस्टम। इसी में नेक्स्ट लाइन में ये एक कंडीशन लिख दीजिए मैथमेटिकल, डेल्टा जी जो गिब्स एनर्जी चेंज है, इसकी वैल्यू एट इक्विलिब्रियम 0 ली जाती है। क्यों ली जा रही होगी 0? क्या लॉजिक है इसका? भाई आप एनर्जी में कोई भी रैंडम नंबर सोच के बैठ गए कि 100 हमारी शुरू की एनर्जी थी, जैसे जैसे हम इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेंगे मोर स्टेबल बनने के लिए हम एनर्जी कम की तरफ जा रहे हैं। तो अगर इनिशियल एनर्जी 100 थी और आप 70 80 ऐसे वाले जोन में जा रहे हैं, तो 100 से 90 80 70 होने में तो एनर्जी चेंजेस आएंगे, डेल्टा जी नॉन जीरो आ रहा होता। बट आप 100 से सपोज 70 पे आके इक्विलिब्रियम आ गया, तो अब फर्दर तो एनर्जी में और कुछ चेंज होना ही नहीं है ना, यही मिनिमम एनर्जी आप इसी को बोल रहे हो, और जहां चेंज फर्दर नहीं होगा इसीलिए डेल्टा जी को 0 पुट किया जाता है। थर्मो में भी ये कंडीशन आएगी जहां आप स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के क्वेश्चंस करेंगे, तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में ये कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव पुट होगा, बट अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो डेल्टा जी 0 रख के सॉल्व किया करेंगे। सिंपल सा एक थ्योरी कंडीशन था ये। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अभी तक जो 2 क्वेश्चंस करे हैं वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड थे, KF अपॉन KB, लोमा से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था। हमें थोड़ी देर में इसको KP KC अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बांटना है। आखिरी यूज इस फॉर्मूले का देखिए, उसके बाद KP KC वाला अलग अलग आ जाएगा। इस फॉर्मूले का एक बेसिक यूज ये है कि अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सिर्फ वैल्यू दी जाए तो आप उस वैल्यू को कितना बड़ा या छोटा वैल्यू है इस फॉर्मूले से कंपेयर करके कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हो, क्योंकि ये K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड है। आपको ऐसा बोलना है जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा। तो ऐसी रिएक्शन जिनके हाई के इक्विलिब्रियम होते हैं उन रिएक्शंस की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा है तो रिवर्सिबल, बैकवर्ड भी चल रही है लेकिन फॉरवर्ड वाला ज्यादा ताकतवर है। आपको ऐसा सोचना है कि पुश एंड पुल वाला गेम चल रहा है 2 लोगों के बीच और फॉरवर्ड वाला मोर पावरफुल है, तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से पुश कर पाएगा। आपको रिजल्ट्स ऐसे दिखेंगे जो फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग हो। तो क्या क्या थ्योरी रिजल्ट्स हम बता पाएंगे अगर मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को एक रास्ता, एक पाथ जैसा मान लिया, फॉरवर्ड ज्यादा जाएंगे तो आप नियर द पी पॉइंट इक्विलिब्रियम पाओगे। पी पूरा तो नहीं छू सकते क्योंकि इरिवर्सिबल हो जाएगी रिएक्शन, लेकिन क्लोज टू पी पॉइंट ही रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आएगा। तो पहला वर्ड्स आते हैं विच रिएक्शन इज नियरेस्ट टू इक्विलिब्रियम, नियरेस्ट टू कंप्लीशन। तो पी पहुंच जाने का मतलब कंप्लीट हो जाना होता, तो वेरी हाई के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? नियरेस्ट टू कंप्लीशन, ऑलमोस्ट पी के पास तक पहुंच जाना। तो पहला कंक्लूजन लिखेंगे क्लोजेस्ट टू या नियरेस्ट टू कंप्लीशन रिएक्शन जाएगी जब हाई के इक्विलिब्रियम होगा। मैंने पूछा इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कौन ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादातर पार्ट आप आर का पी में कन्वर्ट कर दे रहे हो, तो एट इक्विलिब्रियम पी की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू आर। ये क्वेश्चन बनेगा स्टेबिलिटी में। स्टेबिलिटी में आर और पी में से मोर स्टेबल किसको बोले? जिस फॉर्म में ज्यादा भाग रहे हैं आप, जिस फॉर्म की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जो फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है वही मोर स्टेबल है। तो हाई के इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट मोर स्टेबल बोले जाते हैं। तो ये थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं जो आराम से प्रेडिक्ट हो जाएंगे, सॉल्व कुछ नहीं करना होता। क्या देखना है? केवल
के का नंबर कितना बड़ा या छोटा है, 10 की पावर्स फॉर्म में वो दिया आएगा, तो हाई पॉजिटिव पावर्स में 10 दिया होना 10 की पावर में, तो ऐसा रिजल्ट है। 10 की पावर नेगेटिव नंबर्स में दिया है तो काफी छोटा मानने पे रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। लिखिएगा वेरियस प्रेडिक्शंस ऑन बेसिस ऑफ various predictions on basis of value of K equilibrium. Various predictions on basis of value of K equilibrium. Various predictions on basis of value of K equilibrium. पहला केस जहां हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वेरी हाई बोल रहे हैं, अगर 10 की पावर्स फॉर्म में है तो 10 पावर 3 या उससे और बड़े वैल्यूज ऑफ के इक्विलिब्रियम को हमें वेरी हाई बोलना है। तो इस केस में फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट में जो इक्विलिब्रियम है ये नियर द प्रोडक्ट साइड फॉर्म होता, नियर द प्रोडक्ट साइड। इक्विलिब्रियम इज फॉर्म नियर द प्रोडक्ट साइड। अगर आर से पी एक स्ट्रेट लाइन जैसा पाथ जैसा बना के दिखा देंगे तो क्लोज टू पी पॉइंट इक्विलिब्रियम को हमने सिंबलाइज किया। और क्या क्या कंक्लूजन्स हैं यहां पे? रिएक्शन इज नियरेस्ट टू कंप्लीशन, नियरेस्ट या क्लोजेस्ट टू कंप्लीशन, ऐसी रिएक्शन को मान सकते हैं। नाउ हमने लास्ट टर्न में वो नाम पढ़े थे इरिवर्सिबल रिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल में क्या लिखा हुआ है हमने? दे गेट कंप्लीटेड, यही लिखा है। वास्तव में दुनिया में हर रिएक्शन को आप रिवर्सिबल मान सकते हो, वास्तव में दुनिया में आप हर रिएक्शन को रिवर्सिबल मान सकते हो। उसको इरिवर्सिबल बोलने का सेंस ये वाला ही रहा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम आप पढ़ोगे तो आप देखोगे आपके जो क्वेश्चंस है मॉड्यूल में उसमें एसिटिक एसिड का के दिया होता है, लेकिन HCl, HNO3, H2SO4 जैसों का कोई के नहीं दिया होता। आप अपनी सुविधा के लिए सॉल्व कैसा करना सीखते हो? एसिटिक एसिड डबल साइडेड एरो से बनाओगे, इनकम्प्लीट है, रिवर्सिबल है, इसके लिए उसका के डिफाइन करते हो। HCl 100% सिंगल एरो बना के तोड़ देते हो, इसलिए आप उसका के नहीं लिखते। नेट पे सर्च करोगे H2SO4, HCl सबके के लिखे मिलेंगे आपको, लेकिन वो 10 की पॉजिटिव पावर्स में है और इस वजह से उनका इक्विलिब्रियम इतना ज्यादा फॉरवर्ड डोमिनेटिंग है कि आपने अपनी सुविधा के लिए उसको इरिवर्सिबल जैसा मान लिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जो इरिवर्सिबल है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या बोला था हमने? 100% पूरा कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है, तो भी अगर 99.9 भी हो गई तो वो रिएक्शन कैसी कंसिडर हो जाएगी? ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल कंसिडर हो जाएगी। तो इस केस में ये रिएक्शन कैसा बिहेव करती है? लगभग इरिवर्सिबल जैसा ही बिहेव करती है। आपको इसमें बहुत ज्यादा अंतर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में इरिवर्सिबल से नहीं दिखेगा। तो रिएक्शन इज नियरेस्ट टू कंप्लीशन। कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? प्रोडक्ट की। तो कंसंट्रेशन ऑफ आर एट इक्विलिब्रियम के मुकाबले पी एट इक्विलिब्रियम ज्यादा है। और स्टेबिलिटी में अगेन प्रोडक्ट को ज्यादा स्टेबल बोल रहे हैं।
नॉर्मली इस टॉपिक का जो क्वेश्चन बनता है वो सिंपल ये थ्योरी प्रेडिक्शंस वाला ही होता है। एक न्यूमेरिकल एप्लीकेशन वो और देख लीजिए कि इसको अगर मैं किसी न्यूमेरिकल में यूज करूंगा तो कैसा होगा। आप इस चैप्टर में आगे जाके ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस में ये काम करोगे। एट टाइम जीरो पे कौन कितना कितना था और एट इक्विलिब्रियम पे कौन कितना हो गया। सपोज मैंने इजी सी एक रिएक्शन लिखी आर गिव्स पी और इक्विलिब्रियम पे मैंने इसको ए और जीरो इनिशियली दिखाया। नेक्स्ट बार आपने इसमें से कुछ कंज्यूम मान के इसे ए माइनस एक्स और यहां एक्स लिखा होता। अब मैंने इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम पी बाय आर ऐसा लिखा हुआ है और मैंने आपसे कहा कि इस फर्स्ट केस में मैं के इक्विलिब्रियम कुछ खूब बढ़ा दूंगा। तो इमेजिन करिए मैंने इसका के इक्विलिब्रियम 10 की पावर 10 ऐसा दिया हुआ है और मैं पी या आर में से एक पूछूंगा आपसे कि इसकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी थी। आप कुछ देर के लिए उस स्मॉल ए को सपोज 10 मान लीजिए, ठीक है। तो आपने क्या इक्वेशन बनाई होगी 10 0 10 माइनस एक्स और एक्स। तो आपको ये लगेगा यहां तो आना है एक्स, यहां आना है 10 माइनस एक्स और मैंने आपसे एक्स या 10 माइनस एक्स में से किसी एक का आंसर पूछा हुआ है। मैं रिएक्टेंट कितना बचा ये पूछ सकता हूं, प्रोडक्ट कितना बना होगा ये पूछ सकता हूं। तो इक्वेशन तो बन गई, दिखाने के नाम पे मैं इतना बोल के निकल जाऊंगा, एक्स निकाल लेना। 10 की पावर 10 इज एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स, एक्स निकाल लेना। वो बहुत मुसीबत आ जाएगी एक्स निकालने में, बहुत मुसीबत आ जाएगी एक्स निकालने में। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बड़ा अजीब सा कुछ हो गया ना, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अब ये खूब बड़ा नंबर है, इसका अप्रोक्सीमेशन क्या है? खूब बड़ा नंबर है, हमने बोला ये नियरेस्ट टू कंप्लीशन। तो नियरेस्ट टू कंप्लीशन वर्ड का मतलब मैं क्या समझू? मैं जितना इनिशियली लेके चला उसका लगभग पूरा पूरा निपटा दिया होगा मैंने, यही तो मतलब है। तो नियरेस्ट टू कंप्लीशन वर्ड का मतलब है ए माइनस एक्स नियरली जीरो बचा होगा। लेकिन ये वाला नीचे पुट करने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला, क्योंकि नीचे जीरो रखते ही तो इन्फिनिटी क्रिएट हो जाएगा। वो आपसे नीचे वाला पूछेगा और आपको इसका दूसरा अप्रोक्सीमेशन ऊपर पुट करना है। क्या करूं इसका? ए माइनस एक्स कब जीरो लगभग बचा होगा? जब खर्चा ऑलमोस्ट पूरा पूरा ए हो गया हो। 10 में से जीरो बचने का मतलब क्या है? पूरा 10 खर्च कर दिए, तो इसी का दूसरा मतलब है और एक्स इज नियरली इक्वल टू ए। मेरी बात समझ में आई? यानी मैं आपको इस क्वेश्चन में 100% अगर मैं पी बाय आर लिखवाऊंगा तो क्या पूछूंगा वो क्लियर हो गया आपको। ऊपर अगर x और नीचे 10 माइनस एक्स है तो x की वैल्यू 10 नीचे रखने में कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन वाला आपसे पूछेगा ही क्या कि रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन बची है एट इक्विलिब्रियम। तो नीचे तो r लिख के छोड़ दो ना, नीचे तो r लिख के छोड़ दो, ऊपर प्रोडक्ट वाली जगह वो x कितना पुट हो जाएगा a, और नीचे क्या खाली छोड़ देना है r। जो आंसर आएगा उस x और उस के इक्विलिब्रियम की मदद से वो किसका आंसर होगा? r एट इक्विलिब्रियम का। तो ये चीज पुट होगी कहां? p में, और सॉल्व करोगे आप r। बात समझ में आ रही है? इस थ्योरी चीज का न्यूमेरिकल एप्लीकेशन समझाया मैंने आपको कि अगर आपने ऐसी इक्वेशन बनाई होती तो आपको ये x ऊपर रखने को मिलता और ये a माइनस एक्स नीचे रखने को मिलता। आपको इसमें से उसी जगह x का अप्रोक्सीमेशन रखना है जहां आपको जीरो तकलीफ नहीं दे रहा हो। तो ये x नीचे अगर a के बराबर रखेंगे तो नीचे जीरो क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है। वो क्वेश्चन पढ़ के भी समझ में आएगा कि मुझे नीचे पुट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा होगा? फाइंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कितना बचा है वो निकालना है। तो आपको उसका आंसर पक्का कैसा आता दिखेगा? जब सॉल्व करोगे आर की वैल्यू
10 की पावर -4, 6, 8, 10 में ही आता दिखेगा, क्योंकि आप खुद ही तो ये मान रहे हो कि R बहुत कम बचा है, लेकिन बहुत कम बचा है और 0 बचा है तो दोनों अलग बातें हैं। तो आपका आंसर आएगा 10 की पावर -4, 6, 8, 10 में ही, लेकिन वो एक्चुअल सॉल्व करना है आपको। और उसकी सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? जो आपका नियर टू कंप्लीशन में पूरा प्रोडक्ट लगभग ए बन गया, इस वाले को प्रोडक्ट में रख दीजिए, नीचे आर मिसिंग छोड़ दीजिए। समझ में आया केस? अब आएंगे दूसरे केस पे, जो वेरी लो के इक्विलिब्रियम वाला है। 10 की पावर -3 या उससे कम के इक्विलिब्रियम दिया होना। वापस इस नंबर को सोचिए KF अपॉन KB फॉर्मूले के बराबर। क्या मतलब है इसका? बैकवर्ड वाला ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, तभी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू छोटी आ रही है। बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेट्स। चाहे तो जहां के इक्विलिब्रियम वेरी लो वेरी हाई लिखा है, वहां पे ऐसा कंडीशन साथ में और लिख दीजिए। फर्स्ट केस में ये वाला, सेकंड केस में ये वाला। बिल्कुल शुरुआत में ही जहां बैकवर्ड या फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट्स लिख रहे हैं, ऐसा लिख दीजिए। अगर के इक्विलिब्रियम को KF अपॉन KB लिखा गया है और हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम खूब बड़ा है, तो क्या बोलना है? KF खूब ज्यादा रहा होगा KB से, तो ऐसा ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट्स के साथ KF वेरी ग्रेटर देन KB रहा होगा। इस केस में यहीं पे साथ में KF वेरी मच लेस देन KB रहा होगा, ऐसा लिख दीजिए। तो रिएक्शन बैकवर्ड में डोमिनेट करेगी लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। कहां बनेगा इक्विलिब्रियम? नियर द रिएक्टेंट साइड। स्टार्टिंग पॉइंट R के पास ही इक्विलिब्रियम आ जाना वेरी लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पहचान है। ऑलमोस्ट नियर द स्टार्टिंग पॉइंट ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कंक्लूजन्स। P पहुंचना कंप्लीट होना है। हम P पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर हैं। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। रिएक्शन इज फारदेस्ट फ्रॉम कंप्लीशन, P पॉइंट से बहुत दूर है, या बैकवर्ड रिएक्शन इज नियरेस्ट टू कंप्लीट, ऐसा भी बोल सकते हैं। रिएक्शन इज फारदेस्ट फ्रॉम कंप्लीशन और बैकवर्ड रिएक्शन is nearest to completion. कंसंट्रेशन वाइज भी रिएक्टेंट ज्यादा बचेगा और स्टेबिलिटी भी R फॉर्म में ज्यादा बच रहा है, इसलिए R की ज्यादा मानी जाएगी P से। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। इक्वेशन तो ऐसी बनी होगी, के इक्विलिब्रियम ऐसा मान लीजिए, ऐसा लिखा आया। तो इस बार क्या होना चाहिए मैथ्स? अगर वेरी लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और यहां ए की जगह 10, 5 कुछ भी लिखा है, इक्वेशन तो बन जाएगी, लेकिन एक्स आराम से सॉल्व हो, उसके लिए अप्रोक्सीमेशन लेना है आपको। और इस बार क्या है? आगे बहुत कम गए हैं, तो आगे बहुत कम गए हैं इसका मतलब क्या है? x इज नियरली 0 और x इज नियरली 0 और a माइनस एक्स इज नियरली इक्वल टू a। क्वेश्चन में कौन सा पुट होगा और कौन सा पूछा गया होगा? इस केस में प्रोडक्ट आपसे पूछा गया होगा, तो प्रोडक्ट वाले x को 0 मानने से कोई फायदा नहीं होगा। वो पूछ ही रहा होगा प्रोडक्ट निकालो कितना है, तो प्रोडक्ट को तो P खाली मान के छोड़ देंगे। नीचे R की वैल्यू इक्विलिब्रियम वाली उसकी इनिशियल के अप्रॉक्स इक्वल ही रख देंगे, तो ये वैल्यू पुट होगी R में, उस समय P सॉल्व कराया गया होगा।
यानी कि जो आप अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं एक समय पे उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे पुट करने की कोशिश नहीं करी जाती, उसको एक जगह को आप आसान कर रहे हैं, दूसरी चीज तो आपसे पूछी जा रही होगी। वेरी हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नेग्लेक्टिंग अलग तरीके से है, वेरी लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नेग्लेक्टिंग अलग तरीके से है। ये अप्रोक्सीमेशन समझ में आ गया। रेयर केस में ऐसा न्यूमेरिकल कभी कभार आपको मिल सकता है करने को, जहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी है और जो इक्वेशन है वो नॉर्मल मैथ से सॉल्व करने में उलझ जा रही है, तो ये उस कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका सिखाया गया है। थर्ड केस में और बता रहा हूं जिसका क्वेश्चन जनरली नहीं बनता, आपसे नियरेस्ट हाईएस्ट मैक्सिमम मिनिमम यही वाले पूछे जाएंगे। तीसरा केस है अगर के इक्विलिब्रियम इन दोनों नेग्लेक्टिंग वैल्यूज के बीच का है। ऐसी वैल्यूज में आप किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करते और ऐसा बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम पे कंपेरेबल वैल्यूज सिग्निफिकेंट वैल्यूज आर की भी पाई जा रही होंगी और पी की भी पाई जा रही होंगी। जो मोस्ट कॉमन रिजल्ट है उसको अलग से लिख दे रहा हूं मैं, ये आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं। आपको रिएक्शंस में कुछ फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिखी हुई आया करेंगी और वहां पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मोस्ट या लीस्ट स्टेबल है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी वाइज प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो आपको जो केस 1 था उस लॉजिक पे चलना है कि अगर मेरे को किसी रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम मैक्सिमम दिख रहा है, यानी उस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो उसका प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल माना जाएगा। तो हाईएस्ट स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम डिनोट करता है। का रिवर्स है मिनिमम के इक्विलिब्रियम, आगे जाने की टेंडेंसी सबसे कम है, यानी वो रिएक्टेंट अपने आर फॉर्म में ही रहना चाहता है, वो पी में कम कन्वर्ट हो रहा है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट उस ऑप्शन की आप टिक कर सकते हैं जहां का के इक्विलिब्रियम मिनिमम है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये लोड भी नहीं लेना कि सर क्वेश्चन में तो के इक्विलिब्रियम 4 रिएक्शन के ऐसे लिखे आए थे, 4 रिएक्शन 4 ऑप्शन में लिखी थी, उनके के इक्विलिब्रियम 1 2 3 4 थे। तो आपने तो कहा था 10 की पावर 3 से बड़ा हो तो नेग्लेक्ट करना, या 10 की पावर -3 से छोटा हो तो वेरी लो मानना है। तो यहां तो उनके बीच वाला रिजल्ट है, ये 10 पावर 3 से बड़े हैं ऐसा भी नहीं है, 10 पावर -3 से छोटे ऐसा भी नहीं है। वो कब की कहानी है 10 पावर 3 -3 वाली? एक सिंगल रिएक्शन के लिए जब बात हो रही है तो आपको देखना है कि वो वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम 10 पावर 3 या -3 से छोटी बड़ी है या नहीं। जब क्वेश्चन कैसा है 4 रिएक्शंस वाला, तो आपको उस 10 पावर 3 -3 से कोई लेना देना नहीं है, आपस में इनमें हाईएस्ट लोएस्ट कौन है उससे फैसला हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इनमें से 4 कैसा नंबर है? हाईएस्ट। 4 पे वही सारे आंसर अप्लाई होंगे जो केस 1 में लिखे थे। तब ये नहीं दिमाग लगाना है कि सर 4 10 पावर 3 से बड़ा थोड़ी ना है, तो आपने नियरेस्ट टू कंप्लीशन 4 वाली को क्यों बोल दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? आपने केस 1 में लिखा रिएक्शन इज नियरेस्ट टू कंप्लीशन कब? जब थ्योरी पढ़ाई तो 10 पावर 3 से बड़े वालों को वेरी हाई बोल के लिखा। अब मैंने वैसा कोई भी नंबर नहीं दिया तो क्या बोलूंगा मैं कि रेस होगी नहीं? रेस में ये 4 लोग तो अभी भी भागेंगे ना, ये सारे के सारे फिसड्डी हैं, लेकिन इनमें से भी 4 वाला इन चारों में से सबसे आगे निकलेगा ही ना। तो वेनेवर आपस में वैल्यूज कंपेयर होनी है, उस रेफरेंस वैल्यू का आपके लिए कोई यूज नहीं है। एक सिंगल केस की बात हो रही होगी तो उस नंबर को आपको रेफरेंस की तरह कंसिडर करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सीधे से रिजल्ट्स हैं। ये न्यूमेरिकल एप्लीकेशन रेयर केस में काम आ सकती है, बाकी वो सिंपल सीधे से थ्योरी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं।
ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है, पढ़ के तुरंत आप टिक कर सकते हैं ये वाले रिजल्ट्स पे डायरेक्ट बेस्ड। विच ऑक्साइड, आपको बस ये देखना है ऑक्साइड है किधर, क्योंकि अगर मुझे ऑक्साइड को मोस्ट स्टेबल मानना है, और ये रिएक्शंस कैसी होती जिनमें एओ बीओ सीओ डीओ प्रोडक्ट साइड पे होते, तो हम क्या बोलते हैं कि ये रिएक्शंस में ऑक्साइड बन रहे हैं, और ऑक्साइड बन रहे हैं तो मेरे को मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड का मतलब प्रोडक्ट को मोस्ट स्टेबल देखना होता। अभी प्रेजेंटली इन रिएक्शंस के डिजाइन में क्या दिखाया जा रहा है, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्साइड है जो एक तरह से टूट रहा है, सीओ सी प्लस हाफ O2 टूट रहा हो, N2O2 में NO टूट रहा हो, ऐसा है। तो ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड। और अगर हमें उस ऑक्साइड को यानी कि रिएक्टेंट को मोस्ट स्टेबल बताना है तो मिनिमम के इक्विलिब्रियम देखना है, जो इन वैल्यूज में से फोर्थ ऑप्शन में है। मोस्टली ये क्वेश्चन ऑक्साइड्स की रिएक्शन पर बेस्ड ही आता है, पर जैसा मैंने कहा आपके रिएक्शन को लिखने का तरीका ऑक्साइड के बनने की रिएक्शन भी हो सकती है, ऑक्साइड के टूटने की भी हो सकती है। प्रेजेंटली ऑक्साइड रिएक्टेंट साइड पे है और हम उस ऑक्साइड को मोस्ट स्टेबल पूछ रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम का लॉजिक स्टेप बाय स्टेप आप दिमाग में बैठा सकते हैं, या वो रिजल्ट आपको सीधे याद हो। जो रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम लीस्ट है, थ्योरी के हिसाब से हमने कहा था के एफ अपॉन के बी वैल्यू सबसे छोटी आने का मतलब है वो रिएक्शन फॉरवर्ड सबसे कम जाएगी, और फॉरवर्ड जाने पे ही डीओ का नुकसान होना था, फॉरवर्ड कम जाने का मतलब है डीओ उसी फॉर्म में ज्यादा रहेगा, और वही मैक्सिमम स्टेबिलिटी का लॉजिक होता।
ये 4 रिएक्शंस लिख दीजिए, ऑप्शंस नहीं है, 4 रिएक्शन और उनके के इक्विलिब्रियम लिखे आए हैं। 4 डिफरेंट रिएक्शंस, ब्रैकेट में उनके के इक्विलिब्रियम लिखे हैं। रिएक्शंस के बाद कंटिन्यू लैंग्वेज है। इफ initial concentration if initial concentration is same for all reactants, if initial concentration is same for all reactants, then identify the pair which contains species with maximum reactant and product concentration, species with maximum reactant and product concentration at equilibrium. यहां से अब ऑप्शंस एक एक करके नोट करिए और बताइएगा। ये ऑप्शंस हैं। अगर ये 4 रिएक्शंस दी हैं जिनके के इक्विलिब्रियम ऐसे ऐसे हैं और कहा गया हर एक रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है सेम इनिशियल वैल्यू पे चालू हुआ, तो वो पेयर आइडेंटिफाई करना है जिसके इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन अभी भी उतना ही आसान है, आपको हल्का सा बस वो लॉजिक, एक ही रिएक्शन के बारे में था, यहां वो दोनों लॉजिक लगाने दो रिएक्शन पे। आगे सबसे ज्यादा कौन भागेगा वो भी चाहिए आपको, आगे कौन सबसे कम भागेगा वो भी चाहिए। लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन का क्या है? वो सिंपल सीधी सी बात पूछ रहा है, ये 4 लोग रेस लगा रहे हैं और सेम इनिशियल वैल्यू से भागे, मैं ये जानना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट में कौन सबसे ज्यादा मिलेगा, तो जो सबसे ज्यादा आगे गई होगी रिएक्शन उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और रिएक्टेंट वो जो सबसे कम फॉरवर्ड गया होगा उसका रिएक्टेंट ज्यादा बचेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन चारों नंबर में से सर 500 मैक्सिमम है ना, तो 500 मैक्सिमम वाला, तो 500 मैक्सिमम होगा तो आगे ज्यादा जाने पे ए और बी दोनों एक साथ मैक्सिमम थोड़ी ना हो सकते हैं, वहां का बी मैक्सिमम होगा तो ए तो कम बचेगा। आपको दो अलग अलग रिएक्शन के पेयर अप करने हैं, जो मैक्सिमम वाला है उसका प्रोडक्ट इज द विनर और जो मिनिमम वाला है उसका रिएक्टेंट इज द विनर। इस लॉजिक पे चलना है बस। मैक्सिमम के इक्विलिब्रियम 500 ए गिव्स बी रिएक्शन के लिए है, देयरफॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो बी वाला बनेगा, वाइल जो मिनिमम के इक्विलिब्रियम है 0.008 ये एक्स गिव्स वाई रिएक्शन के लिए है, तो यहां मैक्सिमम रिएक्टेंट एक्स वाला बचा रहेगा। एक ही रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक साथ मैक्सिमम ऑब्वियसली नहीं हो सकते, तो इस तरीके का सिंपल थ्योरी क्वेश्चन ही इस आर्टिकल पे बनता है। आफ्टर दिस के एफ अपॉन के बी वाले फॉर्मूले का कुछ अलग अब यूज नहीं है, आप यहां से केपी केसी वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हो।
ज्यादा कुछ सीखने का है नहीं, केपीकेसी लिखने इन जनरल हमें आते हैं, समराइज करते हुए चल रहे हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, जो स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मासेस के फॉर्म में लिखे जाने हैं। टाइप ऑफ रिएक्शंस मेनली दो होंगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस रिएक्शंस में 90% सिनारियो में आपको ऑल गैस वाली होमोजीनियस रिएक्शन दिखेगी। आपको कुछ नहीं करना है, हर प्रोडक्ट रिएक्टेंट का नाम विद स्टोइकियोमेट्री इन देयर पावर वो ऊपर नीचे लिखते जाना है। तो इस तरीके की रिएक्शन का केसी कैसा लिखने में आएगा, न्यूमरेटर में जो प्रोडक्ट है NH3 उसको आप लिखते और उसकी कोफिशिएंट 2 को पावर में लिखा होता, अपॉन में N2 पावर 1 ये लिखा होता और H2 का पावर 3 ये लिखा होता। हम गैसेस के लिए एक्टिव मास इज मोलैरिटी ये बोल चुके हैं, तो N/V से आप कंसंट्रेशन निकालोगे और वो वॉल्यूम कंटेनर का हुआ करेगा। यहां पहली बार जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो एक बार आप ऐसा यहां लिख के दिखा सकते हैं, इसका कोई नेसेसिटी होगी नहीं, आगे अंडरस्टूड ही माना जाएगा। पहली बार मैंने इसमें अमोनिया N2H2 सबके नीचे EQ लिख दिया। सेंस क्या है, इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन होगी वही इसमें पुट हो सकती है। अगर किसी क्वेश्चन में N2 एंड H2 आर इनिशियली 1 मोलर 2 मोलर ऐसा बोला है तो वो सीधे 1 and 2 यहां नहीं पुट होंगे। वही चैप्टर का मेन काम है, एट टाइम 0 की इक्वेशन से एट इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन नई बनाते हैं हम और इक्विलिब्रियम वाले डेटा ही यहां सब्स्टिट्यूट होते हैं। गैसेस के केस में अलग अलग V1 V2 V3 ये सब नहीं आएगा, एक कॉमन V होगा जो किसका है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का। तो आप अगर इसका केसी निकालना चाहते हैं तो लंबा तरीका क्या है, रफ में पहले अमोनिया N2H2 सबके मोल अपॉन V, मोल अपॉन V, मोल अपॉन V ऐसा सॉल्व करा, वो जो भी कंसंट्रेशन आई उनको पावर के साथ पुट किया। आप उसमें 1-2 स्टेप की मेहनत बढ़ा रहे हो। क्या करना है आपको, 5/V होल स्क्वायर, 2/V पावर 1, 1/V होल क्यूब। तो कुछ कुछ जगह आपको V कैंसिल होते हुए दिख जाएंगे, जो आखिरी में एक बार सॉल्विंग बचे बस उसको एक बार करना है। ठीक है, तो केसी सॉल्व करने का पैटर्न ये है फॉर अ होमोजीनियस गैस रिएक्शन। दूसरी तरह की रिएक्शन ऐसी कुछ होगी जो हेट्रोजीनियस है। केसी ही लिखना सीख रहे हैं, अगर ऐसी कोई हेट्रोजीनियस रिएक्शन है तो आपको केसी का फॉर्मूला लिखा दिखेगा, केवल CO2 की कंसंट्रेशन फॉर सॉलिड्स एक्टिव मास 1 होने की वजह से आप उन्हें केसी में नहीं लिख रहे हो। रिएक्शन में तीनों लोग हैं लेकिन CO2 की कंसंट्रेशन ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के बराबर होगी, उसी का मोल बाय वॉल्यूम वो केसी का आंसर बनेगा। क्लियर है अंतर? एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये स्पेशल केस बताया जा रहा है आपको। मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल रिवर्सिबल इथाइल एसीटेट प्लस H2O CH3COOH प्लस CH3 C2H5OH रिवर्सिबल CH3COO C2H5 प्लस H2O।
अगर सारी चीजें लिक्विड हैं तो ये केस सारे सॉलिड्स या प्योर लिक्विड वर्ड से अलग है. आप नोट्स देखिएगा, एक्टिव मास में हमने लिखा है फॉर प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड एक्टिव मास इज कांस्टेंट एज्यूम्ड एज 1. अब ये प्योर वर्ड की इंपॉर्टेंस कहां है और कहां नहीं है. सॉलिड एक ऐसी चीज है जो प्योर या मिक्सिंग के बाद दोनों जगह एक्टिव मास 1 ही दिखाएगा. ए सॉलिड बी सॉलिड अकेले हैं अपने कंटेनर में तो भी एक्टिव मास 1, ए एंड बी सॉलिड मिक्स हो गए तो भी एक्टिव मास 1 होता. यानी अगर यहां लिखा होता ए सॉलिड प्लस बी सॉलिड गिव्स सी सॉलिड प्लस डी सॉलिड, आपका केसी सीधे 1 लिखने में आएगा क्योंकि ऊपर नीचे दाएं बाएं सब 1 रखने आपको. लेकिन जब लिक्विड्स हैं तो लिक्विड्स में केवल एक एक्सेप्शन जो कॉलॉइडल स्टेट चैप्टर में पढ़ते थे, तेल पानी ऑयल वाटर वाला इमल्शन जिससे बनता था, उस एक्सेप्शन को छोड़ दें तो लिक्विड्स आपस में होमोजीनियसली मिक्स होते हैं. और लिक्विड आपस में होमोजीनियसली मिक्स होंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा. और सॉल्यूशन बन जाएगा तो वहां मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ये सब डिफाइन करे जा सकते हैं. तो लिक्विड का एक्टिव मास 1 कब रहेगा और कब नहीं. प्योर लिक्विड अपने कंटेनर में अलग रहेंगे तो उनको एक्टिव मास 1 बोलना है. बट लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाएं तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ सॉल्यूशन और तब आपको केसी डिफाइन करना होगा. अब यहां पे कंसंट्रेशन n बाई वी ही होगी, लेकिन अभी भी n बाई वी में पिछली बार से कुछ अंतर होगा. क्या है वो. n बाई वी में v ऑफ कंटेनर से मुझे मतलब नहीं है. मेरा जो v फाइनल है सॉल्यूशन का उसी से मतलब है. लिक्विड सॉल्यूशन में v कंटेनर का यूज में नहीं आएगा. बट एक कॉमन v का डिवाइड अभी भी चलेगा इसमें, वो v सॉल्यूशन होगा. तो यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है, when liquids are mixed they form solution. एक्टिव मास वापस मोलैरिटी से डिफाइन होगा. यानी कि दिमाग में आपको समरी ये रखनी है कि मेरे पास 3 फिजिकल स्टेट हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस. गैस के लिए एक्टिव मास को मोलैरिटी बोलना ऑलवेज ट्रू है. होमोजीनियस गैस है तो भी, गैस अकेली है तो भी, गैस में गैस मिक्स हुआ तो भी, गैस सॉलिड लिक्विड के साथ है तो भी, गैस के लिए हमेशा n बाई वी डिफाइंड. सॉलिड के लिए बोलना अकेला सॉलिड है तो भी 1 ही मानना है, सॉलिड किसी और के साथ मिक्स हो गया तो भी 1 ही मानना है. लिक्विड के केस में क्या बोलना है, एक केस छोड़कर बाकी जगह 1 1 1 1 चलेगा. कैसे, जहां सॉलिड लिक्विड कॉम्बो है, लिक्विड गैस कॉम्बो है, वहां सब जगह आप लिक्विड को 1 बोल पाएंगे. लेकिन अगर लिक्विड लिक्विड का एक होमोजीनियस केस बनता है तो वहां केस ही डिफाइन करा जाता है और n बाई वी से ही आप सॉल्व करके आंसर देते हैं. ठीक है. आ गया फोन. बोल दो पहुंच गए ठीक से भैया.
ये है दूसरा टाइप केपी। उन्हीं रिएक्शंस के लिए केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है वो दिखा रहे हैं। लिखने के तरीके में कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्टली वैसा ही डिजाइन आपको केपी का दिखेगा फॉर एनी रिएक्शन। प्रोडक्ट टर्म्स ऊपर आने हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो मल्टीप्लाई में सब दिखेंगे, रिएक्टेंट्स अपॉन में आने हैं, और हर एक की स्टोइकियोमेट्री उनके पार्शियल प्रेशर पे पावर में लगी दिखेगी। केपी इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। मैंने वही रिएक्शन हेबर्स प्रोसेस अमोनिया बनने वाली दोबारा लिखी, और केपी का डिजाइन आप पिछले पेज पे केसी जहां लिखा था उससे मैच करेंगे तो परफेक्टली सिमेट्रिकल ही दिखेगा। अमोनिया स्क्वायर पहले भी था ऊपर, और N2 और H2 क्यूब पहले भी नीचे थे, बस वो पावर पहले स्क्वायर बॉक्सेस यानी एक्टिव मासेस पे लगी हुई थी, इस बार वो पावर पार्शियल प्रेशर पे लगी हुई है। पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन वाला रेयर केस में आपको डायरेक्ट देगा, नहीं तो ज्यादातर बार आपको ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाना है। इसी को डाल्टन्स लॉ बोलते हैं, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, जहां किसी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को निकालने के लिए टोटल प्रेशर चाहिए और मोल फ्रैक्शन चाहिए। मोल फ्रैक्शन हमें पता है कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल मोल्स अपॉन टोटल मोल्स वाला रेशियो है ये। अगेन आप अगर पार्शियल प्रेशर पुट करने से पहले रफ में सबके अलग अलग निकालोगे और फिर पुट करोगे तब भी केपी सेम ही आएगा। समझदारी रखते हैं तो यहां पे सीधे ही पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, P इंटू खुद के मोल बाय टोटल मोल, P इंटू खुद के मोल बाय टोटल मोल, P इंटू खुद के मोल बाय टोटल मोल, ताकि कुछ ना कुछ आपको कटेगा। हर एक में P टोटल कुछ कैंसिल होंगे, टोटल मोल्स वाले भी कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, तो ये आपके पास एडवांटेज है। इनफैक्ट जब आप t इक्वल टू 0 पे इक्वेशन बनाने के बाद इक्विलिब्रियम पे आते हो, तो मान लीजिए आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी थी, N2 प्लस O2 2NO, तो अगर ये रिएक्शन ऐसी वैल्यू से चालू करी कभी किसी क्वेश्चन में, तो आपको दिखेगा आपको एडवांटेज वहीं की वहीं सीधे पुट करने का क्या है। अगर ये ऐसे पे चालू होगा तो अगली बार भी a माइनस एक्स लिखेंगे, तो इसमें भी a माइनस एक्स ही लिखेंगे, इधर 2x लिखने में आएगा। तो ये जो दोनों लोग कैसे दिख रहे हैं, शुरू में a पे बराबर थे, स्टोइकियोमेट्री 1 की वजह से बाद में भी a माइनस एक्स पे बराबर है। एक भी चीज में अगर ये बराबर आ गए तो ये सारी चीजों में बराबर ही आएंगे, क्योंकि केसी में पुट करने के समय इनमें v और v का डिवाइड होगा, तो जो मोल के स्टेशन पे बराबर है उनका n बाई वी वो भी बराबर आएगा, तो उनके पूरे कंसेंट्रेशन ही ऊपर नीचे में भी कट सकते हैं। अगर इधर और इधर के मोल सेम हुए या नीचे सेम हुए तो होल स्क्वायर करके लिख पाओगे उसको। ऐसे ही अगर ये मोल्स में बराबर हैं तो टोटल मोल्स तो दोनों के में कॉमन ही डिवाइड होगा, और इनटू पी टोटल वो भी सबके लिए कॉमन है। इस फॉर्मूले में केवल क्या चीज अलग अलग हो सकती है, इंडिविजुअल मोल एक के दूसरे से अलग हो सकते हैं। पी टोटल तो हर बार सेम पुट होगा और टोटल मोल्स भी हर बार सेम पुट होंगे। यानी अगर दो स्पीशीज के मोल बराबर हैं, कोई सी भी दो, चाहे रिएक्टेंट साइड हो प्रोडक्ट साइड हो, अगर दो स्पीशीज के मोल बराबर हैं तो उनका सब कुछ बराबर आना है। मोल्स बाय वी यानी कंसंट्रेशन भी बराबर, और मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल करने पे पार्शियल प्रेशर भी बराबर होगा। इसको बिना किसी एग्जांपल के ऐसे लिख सकते हैं, काम आएगा ये कहीं ना कहीं। फर्स्ट केस में केपी का फॉर्मूला लिखा गया तो दिखने में वो केसी के आइडेंटिकल था, केवल स्मॉल पी फॉर पार्शियल प्रेशर यूज हुआ और उस पर हमने ये पावर लगा रखी है। हाउ टू सॉल्व पार्शियल प्रेशर बता दिया, इस तरीके से निकालना है। आप जब भी पार्शियल प्रेशर निकालें आप एक मन में एक्स्ट्रा मैथ्स कर सकते हो। अगर ये सारे पार्शियल प्रेशर अल्टीमेटली नंबर में आए हैं, जैसे यहां अंदर आपको 5 रखने को मिल रहा है,
यहां अंदर 2 रखने को मिल रहा है, यहां अंदर 3 रखने को मिल रहा है। तो आप मन में अगर x वाला काम नहीं चल रहा, कुछ नंबर ही पुट हुए लास्ट में जाके, तो मन में एक काम जरूर कर लें, और वो क्या है, जितने भी पार्शियल प्रेशर आपने अलग अलग निकाले, जस्ट उन सारों को एक बार मन में ऐड कर लीजिए, उन सबको ऐड कर लीजिए, और वो क्या आना चाहिए, पी टोटल के बराबर। क्योंकि आपके एक मिक्सचर में आपने ऐसा माना कि डिब्बे में ये तीनों लोग हैं, और जो टोटल प्रेशर दे रखा है उसको आप 3 हिस्सों में बांट रहे हो, तो तीनों हिस्सों का टोटल बैक टू टोटल आना तो चाहिए ना। तो अगर मैंने बोल रखा हो पी टोटल इज 15 और आपने कैलकुलेशन करके 5, 2 और 3 निकाले, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर चुके हो, क्योंकि 5, 2 और 3 का टोटल तो 15 आ ही नहीं रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसी वजह से मैंने सेकेंड बार पी ऑफ CO2 को सीधे पी टोटल भी लिखा है, क्योंकि रिएक्शन में तो वहां 3 लोग हैं, लेकिन क्योंकि गैस वाला कंपोनेंट एक ही है, तो वहां प्रेशर को 3 हिस्सों में आपने बांटा ही नहीं होगा, सारा प्रेशर किसके खाते में गया होगा, CO2 के। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर उस समय पी टोटल के बराबर ही है, दोनों एक ही चीज है, वहां पे आपको दोनों को अलग अलग नहीं बोलना था। आ रही बात समझ में? वापस दिमाग में समरी बनाइए। सॉलिड लिक्विड के लिए क्या है सिचुएशन, सॉलिड की कहानी है, चाहे केपी लिखना हो चाहे केसी लिखना हो, सॉलिड कभी भी नहीं लिखा आएगा, ना होमोजीनियस में ना हेट्रोजीनियस में। यह है सॉलिड का सबसे आसान केस। गैस केपी में केसी में हमेशा लिखनी है, चाहे होमोजीनियस हो चाहे हेट्रोजीनियस हो, 1 गैस हो 2 गैस हो 3 गैस हो, गैस का नाम हमेशा आना है। लिक्विड में एक स्पेशल केस छोड़कर लिक्विड का पत्ता भी हमेशा कटा रहेगा। कब कब? केवल कंसंट्रेशन में, जब ऑल लिक्विड हुए तो आपको एक जगह वहां ध्यान रखना है। बाकी केसेस में लिक्विड केसी में भी मना है और केपी में भी ऑलवेज मना ही रहेगा। यहां पे भी रीजनिंग कुछ उसी तरीके की है कि सॉलिड लिक्विड के एक्टिव मासेस 1 है, आप कहो पार्शियल प्रेशर को एक्टिव मास से क्या लेना देना, तो आप दूसरे लॉजिक से समझा सकते हैं कि अगर इस कंटेनर में सॉलिड लिक्विड गैस है तो प्रेशर वर्ड का मतलब यहां कौन सा है, ये जो प्रेशर दिया जा रहा होगा पी टोटल में, ये कौन सा है, जो पिस्टन ने बाहर लगा रखा होगा वो नहीं, ये पी इंटरनल है। अंदर कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दीवारों के फोर्स पर यूनिट एरिया पे क्या टकरा के प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रेशर की बात हो रही है। तो अगर इस रूम में तीनों तरह के मॉलिक्यूल हो, सॉलिड भी लिक्विड भी गैस भी, तो मूवेबिलिटी गैस मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा है, और दीवारों पे टकरा के प्रेशर उन्होंने ही लगभग दिया होगा। सॉलिड लिक्विड्स की कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज मच पुअर एज कंपेयर टू अ गैस, तो टोटल में उनका कंट्रीब्यूशन इतना कम होता है कि आप उसको इग्नोर कर देते हैं, और टोटल प्रेशर केवल गैसेस में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आखिरी चीज आपको क्या सावधानी रखनी है वो सुनिएगा। आपको ये आराम से याद हो जाएगा कि केपी केसी के फॉर्मूले में किसको लिखना है और किसको नहीं लिखना है, लेकिन एक काम जो आप हर क्वेश्चन में कर रहे होंगे वो होगा एट टाइम इक्वल टू 0 और एट इक्विलिब्रियम। ये अगले टर्न में आपको पूरे क्वेश्चंस में ये इक्वेशन बार बार बनते दिखेगी। मान लीजिए ये क्वेश्चन CaCO3 वाला हुआ, तो CaCO3 के खाने में आपने शुरू में सपोज मैंने 10 मोल ऑफ CaCO3 दिए थे, उधर CaO में आपने 0 लिखा हुआ है, प्लस CO2 में भी 0 लिखा हुआ है। अब आपने कुछ इक्वेशन बनाई और यहां 10 को 10 माइनस x लिखा, यहां पे x और यहां पर x लिखा, तो आपको केपी के फॉर्मूले में सॉलिड नहीं लिखने, ये तो याद रहेगा ही रहेगा, वो तो प्राइमरी कंडीशन है, लेकिन उससे बीच में ही आप एक आध बार ऑलरेडी गलती कर चुके रहोगे। अब मैंने जब आपसे ऐसे क्वेश्चन में कहा कि केपी निकालो, आपने केपी को पी ऑफ CO2 लिखा, तो आपको याद रही कि सॉलिड वाले थे नहीं लिखने थे, लेकिन आपको वो वाली बात याद नहीं रही कि सर ने PCO2 को ही पी टोटल भी लिखाया था उस समय पे। आप अपने डाल्टन्स लॉ के रटे हुए फॉर्मूले पे चलते रहे कि हमें तो आता है ना पार्शियल प्रेशर निकालना, तो पी ऑफ CO2 के लिए आपने एक टोटल प्रेशर लिखा और मोल फ्रैक्शन अब निकालने की कोशिश करी। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या लिखा आपने, इंडिविजुअल मोल्स, तो आप CO2 के खाने में चले गए, अपॉन
टोटल मोल्स खूब सारे क्वेश्चंस में आपको कराया जा चुका होगा कि ये खाना ये खाना ये खाना ऐड कर लो, तभी तो आए होंगे टोटल मोल्स। जैसे N2H2 अमोनिया वाले में यहां A यहां B यहां 0 लिखा होगा, तो A -X B -3X 2X इन सबको ऐड कराया गया होगा, तब ये पार्शियल प्रेशर में टोटल मोल्स में काम में आए होंगे। तो आप वैसे क्वेश्चन फ्लो में खूब सारे कर चुके होंगे, तो आप बाय मिस्टेक यहां पे भी क्या करोगे, आप तीनों खाने ऐड करके टोटल मोल्स में 10 + X लिख के आ जाओगे, और इस बार अब वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसा मैंने अभी बोला आपको, पार्शियल प्रेशर बैक टू सारे पी टोटल आने तो चाहिए। जब आपने केपी में एक ही पार्शियल प्रेशर लिखा तो इसका मतलब है प्रेशर के आपने 3 हिस्से किए ही नहीं। अब अगर मैंने कैपिटल पी कोई भी नंबर दिया तो ये फ्रैक्शन तो 1 आया ही नहीं ना, x/10 + X कट के तो 1 हुआ ही नहीं, यानी आपका PCO2 कुछ अलग आ जाएगा कैपिटल पी से। तो फिर बाकी प्रेशर कहां गया, बाकी प्रेशर का तो हिसाब ही नहीं मिला कुछ। आपका कैसा आना चाहिए था इस बार आंसर, अगर कैपिटल पी 10 है तो ये P of CO2 भी 10 ही आना चाहिए, जो कब आएगा, जब मोल फ्रैक्शन में हमने जो गलती करी है वो हम पकड़ पाए। और वो गलती क्या है, जिसका नाम KPKC से गायब है उसका नाम हर स्टेप से गायब ही होना चाहिए। आपने फॉर्मूले में जब ये लिखा टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स में ऐसा नहीं कि एरा गैरा वैरा सारे वाले टोटल जोड़ दिए, जो केपी में आनी है चीजें वही टोटल मोल्स में काउंट हो पाएंगी। अगर आपने क्या बोला, पार्शियल प्रेशर इज ऑफ गैस, पी टोटल इज ऑफ गैस मिक्सचर, मोल फ्रैक्शन इज गैसेस का, तो इंडिविजुअल मोल भी किसके होंगे, गैसेस के, और ये टोटल मोल्स भी किसके हैं, गैसेस के। यानी आप इस स्पेशल वाले केस को कैसे हैंडल करना है, मैं इसको समरी की तरह अब यहां लिख दे रहा हूं। अगर हेट्रोजीनियस वाली सिचुएशन हो और T = 0 एट इक्विलिब्रियम, ऐसा कुछ हुआ, तो किसी बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो हेट्रोजीनियस वाला ऐसा दिखेगा आपको। अगर किसी बुक में सॉल्यूशन देखेंगे हेट्रोजीनियस का तो ऐसा लिखा दिखेगा, लिखना नहीं है, ऐसा लिखा दिखेगा। यानी वो गलती करने का स्कोप ही नहीं दे रहा आपको कि भैया मैंने इस खाने में कुछ लिखा ही नहीं है, टोटल मोल कितने X ही बोलोगे आप। लेकिन आपको ये आदत नहीं, आपको तो हर खाने में भरने की आदत है, तो आपको सॉलिड लिक्विड के खाने में अगर डैश वाली आदत नहीं है तो आप तो लिखो, जो समझ में आता है वो लिखो सब। क्या 10 - X लिखेंगे, कोफिशिएंट 1 है तो ये भी X लिखेंगे, ये भी X है, लेकिन आगे टोटल में बढ़ने से पहले वापस KPKC के फॉर्मूले में याद कर दो कि किसका नाम आप नहीं लिखना चाहते। जिसका नाम नहीं लिखना चाहते उसको यहां लिखे हुए को भी क्रॉस कर दीजिए। अगर ये वाला सॉलिड है तो क्या बोलना है, ये मेरे काम का नहीं है। ये वाला सॉलिड है, ये वाला मेरे काम का नहीं है। तो टोटल मोल्स केवल गैस के ही काउंट होंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जहां पे केसी वाले में जनरली गलती नहीं होगी, क्योंकि केसी वाले में आपको अलग अलग डिब्बे ऐड नहीं करने हैं। केसी वाले में तो क्या करना है, हर एक के डिब्बे में जो मोल है उनमें अपॉन वी करना है। तो जिस सॉलिड का आप नाम नहीं लिखोगे उसमें अपॉन वी करोगे भी नहीं, जिसका नाम गैस का आपने लिखा होगा उस एक्स मोल में अपॉन वी करके आपने केसी में पुट कर दिया होगा। लेकिन केपी वाले में क्या रिस्क समझ में आ रहा है, केपी वाले में पार्शियल प्रेशर निकालने में मुझे ये टोटल मोल्स जोड़ने होते हैं, और कभी कभी बाय मिस्टेक आप अलग अलग फिजिकल स्टेट वालों का भी टोटल जोड़ लेते हो। यहां पे ये टोटल किसका है, गैस वालों का ही है। पार्शियल प्रेशर अगर सिर्फ गैसेस के निकल रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन भी सिर्फ गैसेस का होगा, टोटल मोल्स भी सिर्फ गैसेस के होंगे। टू अवॉइड एरर आप दो में से एक काम कर सकते हैं, क्या, या तो जब इक्वेशन बने तो सॉलिड लिक्विड के खाने में कुछ लिखो ही मत, वहां डैश छोड़ दीजिए। या आपको समझने में दिक्कत आती है, आप वहां कुछ लिखना चाहते हो तो लिखे हुए को क्रॉस करते जाइए कि ये कहीं पुट नहीं होना है, मैंने सिर्फ समझने के लिए लिख लिया है। क्लियर है बात सबको।
एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लें। नेक्स्ट टर्न ऑनवर्ड्स क्वेश्चन का काम ज्यादा रहेगा, अब थ्योरी बीच बीच में कम आएगी। अब रिएक्शन है ट्वाइस NO2 रिवर्सिबल का साइन ट्वाइस NO प्लस O2, 2NO2 गैस रिवर्सिबल 2NO गैस प्लस O2 गैस। ये रिएक्शन है ऑल गैसेस वाली। Kc इक्वल टू दिया है 4.5 इंटू 10⁻³ Kc इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻³ क्वेश्चन है इफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO2 if equilibrium concentration of NO2 is 1/3 of, if equilibrium concentration of NO2 is 1/3 of equilibrium concentration of NO, if equilibrium concentration of NO2 is 1/3 of equilibrium concentration of NO, then find equilibrium concentration of O2. Then find equilibrium concentration of O2.